प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंचे और इसी सम्मेलन में उन्होंने पहलगाम का जिक्र करते हुए चीन और पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। भले ही इन्होंने इनका नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने पहलगाम का जिक्र करके आतंकवाद पर जमकर निशाना साधा। सम्मेलन के शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने ब्रिक्स के नेताओं संग फोटो सेशन में भाग लिया। बता दें कि इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति लूला से मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने दुनिया को संदेश दिया था कि ब्रिक्स आज भी आर्थिक सहयोग और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली ताकत बना हुआ है। जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स समिट 2025 में भारत के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का मुद्दा छाया रहा। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने इस हमले की सख्त निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प दोहराया। रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। पीएम मोदी ने इस मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन पर हमला बोलते हुए कहा, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आतंकवाद को शय और समर्थन देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कोई भी देश या संस्था इस खतरे से अलग नहीं रह सकता। मोदी ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किया गया हमला कायरता की निशानी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता रहेगा और आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। ब्रिक्स समिट में संयुक्त बयान में कहा गया कि किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को जायज नहीं ठहराया जा सकता और इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देने का भरोसा जताया। चीन ने भी कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में पीएम मोदी के द्वारा क्या कुछ मुद्दे उठाए गए, क्या कुछ ब्रिक्स में और कहा गया, इसे लेकर जो है आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी बयान जारी किया गया। क्या कुछ वो बता रहे हैं, जरा सुनिए। The second pair of importance for us is para 34, where again the reiteration and condemnation of Pahalgam attack, and there again all the members have supported India. They expressed solidarity and strong condemnation in that was very well captured in that. See, if you look at the pair of it's 34, it's very clear. One is there is unanimous condemnation of all the leaders. I think you need to know that. And it also says that condemnation in all its manifestations, and including those who abet, who finance, and either openly, covertly or overtly, in both ways it has been condemned. There is also reference to the cross-border movement of terrorists. It's also coming out very clearly, and the listing of terrorist groups. Then there is also a strong support for comprehensive convention on against international terrorism, which was India's formulation, India's initiative in the UN for a long time, as you know that. So the message is very clear for anyone who understands the dangers of terrorism and how it can be, how it needs to be condemned, tackled not by just us. You know, there is a solidarity, there is a universal condemnation, which means all the countries are against it in any form. So that message is very clear to our neighbors. I will let me mention about the BRICS cross-border payments, which Meghna has just brought it out, and the debt servicing issues. I think this is a concern post-COVID. As you all know, that countries economically have become weak in the global south, and that is truly the concern of the BRICS countries, because BRICS in some sense represent global south countries, a multipolarity in its strongest terms, because there is a diversity in the BRICS countries. So this was one of the ideas. Now what are they looking for? Countries are looking for alternatives. Interoperability payment is a faster mechanism in terms of being able to do cross-border trading. And this is a low-cost solution. India has been successfully implemented it, and we are also entering into bilateral arrangements with many countries. So within the BRICS track, there is a discussion on it.
we are hopeful that in the days to come there will be traction and countries will accept it as it is beneficial to most of them. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS. He added that BRICS could play an important role in shaping a multipolar world. In this context, he also gave few suggestions in terms of considering setting up a science and research repository in the BRICS groups by the Global South countries to focus on supply chains of the critical minerals, both secured and make it resilient, and the BRICS group to work on responsible AI. तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने तमाम बयान जो है दिए हैं, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। ब्रिक्स के तरफ से जो भी देश इसमें जो है उन्होंने साझा एक साथ समर्थन जो है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत को जो है दिया है, यानी आतंकवाद को लेकर भारत के साथ ब्रिक्स के सदस्य नजर आए। पीएम मोदी ने सख्त रुख और ब्रिक्स देशों की एकजुटता से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ गया है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाया, जिसका असर अब दिखने लगा है। दुनिया के सामने पाकिस्तान की फजीहत भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और आतंक को समर्थन देने वाले देशों की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। ब्रिक्स समिट में पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा और पाकिस्तान पर पीएम की सख्ती ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन के दौरान कहा कि वैश्विक दक्षिण की उपेक्षा पर चिंता जताई, जहां विकास, संसाधन वितरण और सुरक्षा जैसे मुद्दों में इस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जलवायु, वित्त, सत्ता विकास और प्रौद्योगिकी पहुंच जैसे क्षेत्रों में वैश्विक दक्षिण को केवल जो है प्रतीकात्मक आश्वासन मिले हैं। उन्होंने 20वीं सदी में बनी वैश्विक संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापक संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंक में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। इन संस्थानों को उन्होंने सिम कार्ड के बिना मोबाइल की तरह बताया, जो 21वीं सदी की चुनौती जैसे युद्ध, महामारी, आर्थिक संकट और साइबर खतरों से निपटने में असमर्थ है। इस पर भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। Honorable Prime Minister addressed the session on global governance and peace and security, where he reaffirmed India's commitment to enhancing the voice of the Global South. He noted that developing countries require greater support for sustainable development in terms of access to climate finance and technology. He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organizations. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institutions, particularly the UN Security Council, the IMF, the World Bank and the WTO must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. On the session on peace and security, Honorable Prime Minister underlined that terrorism was a grave threat facing humanity. जैसे में आपने देखा कि किस तरीके से सरकार ने इस पर जानकारी साझा की है, क्या क्या मुद्दे उठाए गए, क्या क्या मुद्दे जो है रहे, किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा हुई, किन किन मुद्दों को लेकर भारत ने अपना स्टैंड रखा। इस बीच जो है कांग्रेस अब तमाम मुद्दों को लेकर बौखलाई नजर आई। ब्रिक्स में पीएम मोदी का जो आप कह सकते हैं जलवा देखने के लिए मिला, इससे कांग्रेस के अंदर बेहद ज्यादा बौखलाहट देखने के लिए मिली। इस मामले पर पवन खेड़ा जो है उनका बयान सामने आया, क्या कुछ कह रही है पवन खेड़ा, सुनिए। जब जरूरत थी, जब हमें सहयोग की जरूरत थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, पहलगाम हमले के बाद कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। आज जो ब्रिक्स की बात आप कर रहे हैं, उसमें न चीन गया है, न रशिया गया है,
तो अब उसके बाद क्या रह जाता है। और जो इसमें नए सदस्य आए हैं, वो इजिप्ट हो या ईरान हो, उससे हमारे कैसे संबंध हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं, अपने संबंधों को मजबूत कैसे करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं देश के लिए कुछ हासिल नहीं करके आ। तो जैसे कि आपने सुना कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का कहना है कि हम इंटरनेशनल फोरम पर जब हमें सपोर्ट चाहिए था पहलगाम अटैक के बाद, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तब कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, ना ही चीन ना ही रशिया जो है उसने ब्रिक्स के समिट को अभी अटेंड किया है, तो हमारा इसमें किया काम है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के ये जो फॉरेन ट्रिप्स हैं इससे देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये ट्रिप्स ऐसे ही चल रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुने हैं, कांग्रेस की आपने बौखलाहट भी देखी है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।